पेपर ठीक है ना? पेपर बहुत ऊपर नीचे तो नहीं है, मीडियम ही होगा या बहुत डाउन है? ओके, तो ये बताइए, ऑडियो ठीक है स्टूडेंट्स जो घर पर हैं? यस सर। ठीक है ना? एक तो मेन ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उससे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या रह गया था? रेंज की एक लास्ट की कुछ बात बतानी थी ना? क्या आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? मतलब मुझे दे दो। हो गया? ठीक है, तो देख तो परफेक्ट रहा है। मलिक, मल्लिका, मोहित, ठीक है। इसको मैं देख लूंगा। एडमिट कर लोगे ना? रिकॉर्डिंग का ऑप्शन चालू है क्या? वापस कर लो। तो रेंज का लास्ट फॉर्मूला डेराइव कर लिया था, पहले इसको देख लेते हैं। और हमने ये बात की थी, इफ एंगल θ1 θ2 आर complementary angles, then range correspond to both the angles receives same. True? तो हमें बताना भी है कि हाँ सेम आएगी या नहीं आएगी। इससे मुझे एक बात ये क्लियर दिख रही है कि θ2 इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस θ1। अगर आपने किसी बॉडी को पड़ोस में रहते हैं क्या? इधर देखिए। ओके, अगर किसी बॉडी को आपने θ1 एंगल से प्रोजेक्ट किया और रेंज आ रही है लेट r1, तो r1 का फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे? मैं कह रहा हूँ आपने प्रोजेक्ट किया तो आप अपनी मैक्सिमम स्पीड अप्लाई करोगे, u फिक्स है क्योंकि दोनों बार आप ही बॉल को फेंकेंगे। ओके, u स्क्वायर साइन, साइन ही है ना? हाँ, u स्क्वायर साइन 2θ1 अपॉन g। जब आप θ1 एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हो तो रेंज r1 है। अब आप सेकेंड टाइम θ2 एंगल से बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हो तो फॉर्मूला लिखता हूँ लेट मैं अपोज कर रहा हूँ इस बात का कि रेंज सेम नहीं आएगी, तो मैं फॉर्मूला अलग लिख रहा हूँ, r2 इक्वल टू u स्क्वायर साइन θ2 अपॉन g। θ2 एंगल से प्रोजेक्ट किया तो इतनी आई। अब θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री अगर हो तो दोनों रेंज सेम होगी, हम इसको प्रूव कर देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है यूज लेते हैं उसको, r2 इक्वल टू, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। यहाँ से काम शुरू किया, u स्क्वायर साइन 2 θ2 के प्लेस पर 90 माइनस θ1। अब जो ब्रैकेट के बाहर 2 दिख रहा है अंदर पहुंचाते हैं इसको, है ना? 180 माइनस θ1, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, 180 पर ट्रिग्नोमेट्री चेंज होती नहीं है। तो इस तरह से r2 इक्वल टू क्यू स्क्वायर साइन θ2 अपॉन g, इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 यहाँ θ2 क्या कर रहा है दिख रहा है ना, θ1। तो इक्वेशन 3 से आपको क्या दिख रहा है? r1 इक्वल टू r2। इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 का RHS सेम है, इसका मतलब r1 इक्वल टू r2। तो अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो, θ1 प्लस θ2 अगर 90 हो तो दोनों की करस्पॉन्ड रेंज सेम होगी। आप कोई सा भी पेयर ले लें, अगर आप 80 डिग्री से प्रोजेक्ट कर रहे हैं या आप 10 डिग्री से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एंगल सेम आएगा। θ1 प्लस θ2 90 होना चाहिए।
अगर आप 30 से कर रहे हैं देन आप 60 से कर रहे हैं, रेंज सेम आएगी, है ना। और 45 पर मैक्सिमम, कुछ प्रॉब्लम? ये ओके, तो ये तो क्वाड्रेंट वाली बात होती है ना, ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन और उसका रेसिप्रोकल, है ना, कोसेक। यहाँ आप कहते हैं यस, कोई कुछ कह रहा है, बोलिए। सेक कॉस, वीडियो सही चल रहा है ना, बताइए, कुछ कह रहा है तो। ओके, तो सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है? ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन ही होगा। थीटा कौन है? 2 थीटा 1। एंगल कौन है? 2 थीटा 1। तो बस एक फॉर्मूला है, बिकॉज साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा के प्लेस पर कौन है? और तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कॉरस्पॉन्ड रेंज सेम होती है। अच्छे क्वेश्चन इससे भी बनते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में 4 रिजल्ट्स आपने डेराइव किए थे। इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल 1, सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट, थर्ड मैक्सिमम हाइट, नॉट हाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। फोर्थ रेंज, है ना। एच मैक्सिमम का फॉर्मूला थीटा इक्वल टू 90 पर आता है, आर मैक्स का फॉर्मूला थीटा इक्वल टू 45 पर आता है, ठीक बात। तो ये बातें हो गई थी। अब इस चैप्टर का एक बहुत अच्छा टॉपिक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो कुछ बच्चों ने शायद एडवांस में टॉपिक लिख भी लिया होगा, तो उन्होंने देखा होगा टॉपिक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंथ की एक इंफॉर्मेशन काम आएगी। ट्रायंगल्स आपने पढ़ा होगा, आई थिंक चैप्टर नंबर 6, ट्रायंगल्स होता है ना, सिमिलरिटी वाली कुछ बात, तो वो काम आ जाएगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। अच्छा, सोच रहे हो? ओके, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या है? द एक्सेलरेशन which always acts towards the center of a circular path is called centripetal acceleration. तो अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी, कोई भी सिस्टम सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऑर्बिटिंग कर रहा है, सर्कल डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो ऑलवेज वो बॉडी एक एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करती है और उसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। ओके, हम फॉर्मूला डेराइव करेंगे और उसके फिर फॉर्म चेंज भी करेंगे। पहले तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, उसके फॉर्म चेंज भी करेंगे, है ना। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन से पहले आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन पहले दे देता हूं मैं। सर्कल एक प्लेन होता है, सर्कल एक प्लेन ही होता है। चैप्टर 4 क्या है? मोशन इन अ प्लेन। तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो कहाँ हो रहा है? एक पर्टिकुलर प्लेन में हो रहा है ना, एक पर्टिकुलर प्लेन में हो रहा है। तो जिस तरह से हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी को, ये वेलोसिटी का हाफ नेम है, फुल नेम होता है लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि एक एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। एक होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है जिसको आप कहते हैं ना थीटा 10 डिग्री, है ना, 100 डिग्री, जो भी है। तो एंगल का ऐसा सिस्टम में यूनिट होता है रेडियन, मानते हैं क्या? रेडियन, पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन, ठीक है। तो एंगल को अगर रेडियन में लें तो डी थीटा अपॉन डी टी होता है एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कौन सी होती है? एंगुलर वेलोसिटी। फास्ट ऑर्बिटिंग कर रहा है, इसका मतलब ओमेगा ज्यादा है। स्लो ऑर्बिटिंग कर रहा है, इसका मतलब ओमेगा कम है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो एंगुलर वेलोसिटी। अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बना दूं,
इस टॉपिक पर आएंगे अभी हम, है ना। पहले आपको सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा सा हिंट मिल जाए। यहाँ पर कोई बॉडी है लेट ऑफ मास m और वो v वेलोसिटी से चल रही है। किसी मोमेंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग होती है। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो किसी मोमेंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है बट डायरेक्शन चेंज होती रहती है। अगर पार्टिकल मोशन करता करता यहाँ आ गया तो वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग होती है, मतलब कुछ और हो जाएगी इस तरह से। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या सेम रहता है? मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। लेट इस सर्कल की रेडियस है कुछ r, ठीक है। किसी a पोजीशन से पार्टिकल किसी b पोजीशन तक पहुंच गया, ठीक है। उसने सेंटर पर एक एंगल सबटेंड किया, कितना? d थीटा, स्मॉल एंगल d थीटा। ये a से b तक का जो सेपरेशन दिख रहा है ना, बड़ा दिखाया है, एक्चुअल में बहुत छोटा है, बहुत पास में होता है b किसके? a के। तब सेंटर पर एंगल क्या होता है? d थीटा, वेरी स्मॉल, ठीक है। वेरी स्मॉल इसलिए अगर b a के बहुत पास है तो ये जो आर्क AB है इसको नियरली इक्वल टू आप स्ट्रेट लाइन AB मान सकते हैं। एक बार बताया था पहले, बहुत बड़े आर्क का छोटा सा पोर्शन स्ट्रेट एज्यूम किया जा सकता है। तो अगर एंगल बहुत स्मॉल हो, B पॉइंट A के बहुत नियर हो, तो AB आर्क को हम नियरली इक्वल टू स्ट्रेट मान सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी AB, उसको हम आर्क के इक्वल मान सकते हैं। अब आगे की बात आप जो जानते हैं उससे स्टार्ट करते हैं। एंगल इक्वल टू, कोई बोला नहीं, होता है क्या? नहीं पढ़ा है? सबने पढ़ा है। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, सबने पढ़ा है। अगर ये वाली बात अप्लाई करें, आर्क नियरली इक्वल टू AB है फॉर अ स्मॉल इंटरवल फॉर अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इफ B इज वेरी क्लोज टू पॉइंट A, उस केस में AB को आप नियरली इक्वल टू, आर्क AB को नियरली इक्वल टू स्ट्रेट लाइन AB मान सकते हैं। और ये स्ट्रेट लाइन AB क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट, पूरा अगर कहूँ तो ये है स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये भी मान लेते हैं A से B तक पहुंचने में एक स्मॉल टाइम इंटरवल dt लगा है। कितना? स्मॉल टाइम इंटरवल dt। अब इस इक्वेशन को दोनों तरफ, चलिए पहले इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख देते हैं, ds अपॉन r। ये ds क्या है? स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल dt। ओके, दोनों साइड अगर हम डिवाइड करें, यहाँ पर ये थीटा आप बोलने चाह रहे थे लेकिन बोले नहीं, ये थीटा गलत लिखा हुआ है। क्या लिखना है? जो सेंटर पर है वो कितना है? स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल, है ना। तो हम डायग्राम को देखकर अगर हमारा काम शुरू करें, वो जनरल फॉर्मूला मैं बता रहा था कि एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। और इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखिए तो एंगल हमने कितना दिखाया है? स्मॉल एंगल डी थीटा। तो आर्क भी स्मॉल होगा और स्मॉल आर्क को हम स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, ठीक है। तो अब ये ठीक है, स्मॉल एंगल के लिए सब कुछ हो गया। अगर दोनों तरफ मैं किससे डिवाइड कर दूं? dt से, उस टाइम इंटरवल से जितने टाइम इंटरवल में ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जितने टाइम इंटरवल में ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दें। तो d थीटा अपॉन dt, ds अपॉन dt और ये 1 अपॉन r। LHS क्या हो जाएगा? यहाँ कहीं लिखा था ओमेगा की डेफिनेशन, d थीटा अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट को आप x से, y से, r से, s से शो करते हैं इन जनरल। ओके, ओमेगा 1 अपॉन r, यहाँ पर क्या लिखूं बताइए? लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी। तो आज हम वर्ड यूज ले रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि होती है v इक्वल टू ओमेगा। तो एक बहुत बहुत बहुत
यूजफुल फॉर्मूला है v इक्वल टू ओमेगा आर। अगर कोई पार्टिकल ऑर्बिटिंग कर रहा है तब v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। इसका थोड़ा सा यूज हम 7th चैप्टर में भी करेंगे, रोटेशनल मोशन। वहां तो पूरी रिजिड बॉडी मोशन करती है, तो वहां थोड़ा सा जनरल हो जाता है इसका फॉर्मूला। यहाँ पर एक पार्टिकल के लिए है। हाँ, इसको आप कैसे भी चेक करें हमेशा ये सही मिलेगा आपको। कैसे, देखिए, तो दो मैं सर्कल बनाकर आपको बात को क्लियर करवाता हूँ, क्योंकि थियोरेटिकल डिस्कशन होता है वो एक बात है, प्रैक्टिकली आप जो सोचेंगे वो दूसरी बात है। वो प्रैक्टिकल बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर एक सर्कल है P, दूसरा सर्कल है Q। बड़ा है Q, छोटा है P। सर्कल ये छोटा है, लेट इसकी रेडियस है R1 और इसकी रेडियस है R2। आपको ये दो ग्राउंड मिल गए, ये बड़े बड़े ग्राउंड हैं, इनकी पेरिफेरी पर आप अपना व्हीकल चला रहे हैं। आप व्हीकल अपनी एक कांस्टेंट स्पीड v से चला रहे हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर। पहले आप बड़े वाले ग्राउंड पर चला रहे थे v स्पीड से, कुछ भी हो सकता है, v लाइक 30 किलोमीटर पर आवर। फिर यहाँ पर भी उसी स्पीड से चला रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे आपको इस ग्राउंड को कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लगेगा। स्पीड सेम है ना, इसको हो सकता है उतने टाइम में आप 3 बार कवर कर लेंगे। छोटा है ना ट्रिप, यहाँ वाला ट्रिप बड़ा है, स्पीड आपकी सेम है, टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहाँ से आपको एक बात पता लगती है कि ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है v बाय आर। इसका मतलब यहाँ पर आपकी एंगुलर स्पीड ज्यादा है। 3 चक्कर कर लिए थे ना, एक चक्कर में थीटा कितना हो जाता है, 2 पाई। तो एक रिवॉल्यूशन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है 2 पाई रेडियन, और आपने यहाँ पर 3 राउंड कर लिए थे लेट, और उतने ही टाइम में यहाँ पर तो एक ही ट्रिप हुआ था। तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई, 6 पाई, और यहाँ पर उतने टाइम में 2 पाई ही हुआ। इसका मतलब बात समझ में आ रही है ना प्रैक्टिकली। तो जहां पर रेडियस कम है वहां पर ओमेगा ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ओमेगा आर के। और जहां रेडियस ज्यादा है वहां ओमेगा कम हो जाएगा। फॉर अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड अगर है तो ओमेगा किस पर कैसे डिपेंड करता है, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिख रहा है ना, उल्टा सोच लें आप। यहाँ पर अगर मैं रेडियस बराबर कर दूं और फिर स्पीड और ओमेगा की बात करूं, तो ओमेगा स्पीड के प्रोपोर्शनल होगा। दो सर्कल ऐसे ले लिए जिनकी रेडियस सेम है, तो जिन पर आप ज्यादा स्पीड से चलेंगे वहां ओमेगा भी ज्यादा होगा। तो इम्पॉर्टेंट बात है रेडियस की, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अगर कभी आप गलती से गलत लिख दें, ओमेगा इक्वल टू वी आर, तो आपको ये कॉन्सेप्ट सही पहुंचा देगा। क्या ओमेगा आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है कि आपके रिजल्ट से, नहीं आ रहा है तो उसका मतलब गलत लिखा है। अगर आप इसको ओमेगा इक्वल टू वी आर लिख दें तो ओमेगा और आर तो प्रोपोर्शनल हो गए। फॉर अ कांस्टेंट भी होता है क्या, नहीं होता। तो करेक्ट क्या है, बी इक्वल टू ओमेगा। आया कैसे, आपने एक कंडीशन ली, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट ds, सेंटर पर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा, ठीक है, सर्कल की रेडियस r। बस इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, तो एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। स्मॉल आर्क को आपने नियरली इक्वल टू स्ट्रेट एज्यूम किया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन आ गया कुछ लीनियर टाइप का, ठीक है। दोनों तरफ उस टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिया, किस टाइम इंटरवल से, जितना टाइम ए से बी तक पहुंचने में लगा था, dt। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है लीनियर वेलोसिटी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, v इक्वल टू ओमेगा। बहुत यूजफुल रिजल्ट है, ठीक है। तो ये तो इजी काम है। अब हम इस पर आते हैं, ये तो इजी काम हो जाएगा, नाम याद रह जाएंगे ना, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती होगी, वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी की रेडियन पर सेकेंड, कोई बोल रहा था शायद रेडियन पर सेकेंड। इसको देखो ना, स्मॉल एंगल भी एंगल ही है इन रेडियन, स्मॉल टाइम इंटरवल
टाइम ही तो है इन सेकेंड। ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। एंगल को किस में मेजर करते हैं? रेडियन। ओके, तो लीनियर ये था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड एक रिजल्ट। ओनली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब v कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। v मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, r रेडियस। ओके, अब आप एक्सेलरेशन की बात कर सकते हैं। तो मुझे बताइए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है या नहीं? यूनिफॉर्म is velocity changes in uniform circular motion? Yes or no? No. होती है। 1 2 3 3 जनों ने सही बताया, होती है, बाकी ने मना कर दिया। मैंने कहा वेलोसिटी चेंज होती है क्या? मैंने ये कब कहा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है क्या? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर की डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट से शो की जाती है। हर प्लेस का टेंजेंट अलग होता है, वेलोसिटी चेंज होती है। हाँ, वेलोसिटी इस यूनिवर्स में वेलोसिटी कब चेंज होती है? जब कोई ना कोई एक्सेलरेशन है। विदाउट एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज नहीं होती। इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन जरूर होगा। विदाउट एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। हाँ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन चेंज, वेलोसिटी चेंज। वेक्टर में यही तो होता है, डायरेक्शन चेंज, वेक्टर चेंज। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट तो बता दिया। अब इस बड़े से डायग्राम से, इस डायग्राम का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर मैं कह रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट है तो आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा कि हाँ सही सही कह रहे थे। सेंटर, सेंटर से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ओ से ए, ओ से बी, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ठीक है। हमने ए और बी को काफी डिस्टेंस पर दिखाया है, बाद में कंडीशन अप्लाई कर देंगे कि ए और बी बहुत क्लोज है, ठीक है। लेट यहाँ पर कुछ एंगल है डी थीटा, अभी बताया था जैसे, और ए और बी के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट ds, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओ से ए रेडियस, ओ से बी रेडियस, ठीक है। ए पॉइंट पर वेलोसिटी, ध्यान दें अब, ये है ए पॉइंट पर वेलोसिटी v1 वेक्टर, लेंथ दिख रही है ना आपको। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, तो v1 की जो लेंथ है ना, लेंथ चेंज नहीं करनी है, इतनी ही वेलोसिटी यहाँ होगी। डायरेक्शन कुछ और है बट वेलोसिटी कुछ मैग्नीट्यूड में यही होगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करने की, कंप्लीट टेंजेंट दोनों तरफ नहीं। यहाँ पर मैं एरो ड्रॉ कर देता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज अगर कोई मोशन हो रहा है तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी, बी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इधर होगी। लेट ये है v2 वेलोसिटी, तो v1 वेलोसिटी कुछ और है, v2 वेलोसिटी कुछ और है। इनमें कुछ सेम है और कुछ सेम नहीं है। तो सेम है मैग्नीट्यूड और सेम नहीं है डायरेक्शन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो मैंने लेंथ इनकी बराबर ले ली, लेट डायरेक्शन कुछ और है। हर प्लेस का टेंजेंट कुछ और होता है, तो डायरेक्शन कुछ और है। अब पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे। ट्रायंगल लॉ पता है ना सबको, देखिए कैसे पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं। तो इस वेक्टर को मैं पैरेलल शिफ्ट करता हूं यहाँ पर कुछ, तो इस तरह से पैरेलल शिफ्टिंग हम करते हैं कि मैग्नीट्यूड सेम रहे, मैग्नीट्यूड सेम रहे। लेंथ मैंने ऑलमोस्ट सेम कर दी है, एग्जैक्टली सेम होगी, है ना। डायरेक्शन ठीक है, पैरेलल दिख रहे हैं एक दूसरे के। अब ये कौन है? v1 है, ठीक है। v2 की बात करते हैं, तो v2 को भी कुछ पैरेलल शिफ्ट करते हैं। यहाँ पर v2 को भी पैरेलल शिफ्ट करते हैं, कर दिया। दिस इज v2,
वेक्टर अप्लाई कर देते हैं। ओके, ए से बी तक पहुंचे, वेलोसिटी चेंज हो चुकी है, हाँ या ना? वेलोसिटी चेंज हो चुकी है। अब बताओ, अब तो हाँ बोलोगे। डायरेक्शन चेंज हो गई मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई। वेलोसिटी चेंज हुई है तो मैं मान लेता हूं डेल्टा वी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा वी नॉन जीरो होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो चुकी है। वेक्टर में यही तो होता है। अब देखते हैं वो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए, एक वेक्टर मैं अप्लाई कर रहा हूं यहां पर, डेल्टा वी। इस ट्रायंगल को नेम दे देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। क्या? ओ नहीं देकर पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू क्या है? V1, पी आर V2, डेल्टा V कौन है? चेंज इन वेलोसिटी, और वो है कौन? Q2R। देखो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। और आपको 9th क्लास से पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। यहाँ पर मुझे डेल्टा वी के प्लेस पर क्या लिखना चाहिए? डीवी लिखना चाहिए, ज्यादा बेटर है। डी थीटा डी एस। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? डीवी, स्मॉल टाइम इंटरवल की, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल की। तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन मैंने ऐसे कैसे ये लिख दी? तो वो ट्राइंगल लॉ से आप देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, PQ प्लस QR इक्वल टू PR। वापस बोल देता हूं, PQ प्लस QR इक्वल टू PR। ऑर्डर में कौन है? V1 मतलब PQ, और कौन है? QR मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और ऑर्डर में कौन नहीं है? PR, PR मतलब V2। तो आप देख लो चेंज इन वेलोसिटी क्या मिलेगा? dv इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हमेशा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन हमने बिल्कुल सही दिखाई थी, Q2R। Q2R मतलब टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट था, पहली बात। अब आप में से कोई मुझे बताइए, पॉइंट P पर एंगल कितना होगा? यही होगा, यही मतलब यही। और पॉइंट P पर एंगल यही होगा? नहीं होगा, यही होगा। भाई ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो मान लिया। आपको समझाने के लिए कह दे तो आप समझा भी दो कि हाँ यही होगा। जो सेंटर पर है डी थीटा वही P पर होगा। कैसे होगा? कि सर लगभग एक जैसे दिख रहे हैं इसलिए लिख दो आप। तो डी लेके आओ, मेजर करते हैं, है ना। तो कैसे होगा? आप जानते हैं ना, वो एक होता है ना एक्सटीरियर एंगल। चलिए देख लेते हैं। V1 का डायरेक्शन, V2 का डायरेक्शन, है ना। तो ये एंगल ही तो पूछ रहा हूं मैं। देखो एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ V1 एंड V2 आप कह रहे हैं डी थीटा होगा। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ V1 एंड V2 डी थीटा होगा क्या? तो मैंने V1 के डायरेक्शन को बढ़ा दिया, V2 का तो ऑलरेडी इधर था। ये एंगल डी थीटा बिल्कुल होगा। कैसे होगा? ये होगा 180 माइनस डी थीटा, क्योंकि ये एंगल कितना है यहाँ पर? 90 डिग्री, और ये एंगल भी कितना है? 90 डिग्री। टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर ही तो होते हैं म्यूचुअली। सर्कल पर टेंजेंट, सर्कल की रेडियस 90 डिग्री पर होते हैं। तो ये 90 है, ये 90 है। अब क्वाड्रिलेटरल के इन दोनों एंगल का सम कितना होना है? 180। दो 90 हो गए ना। तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा? तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? अगेन डी थीटा, क्योंकि एक पूरी लाइन कितने डिग्री की होती है? 180। एक पूरी लाइन कितने डिग्री की होती है? 180। उसमें से ये आप
आपको पता लग गया, इसका मतलब बचा हुआ कौन है, डी थीटा। तो आपको यहाँ से पता लग गया v1 की डायरेक्शन और v2 की डायरेक्शन के बीच का एंगल वही है जो सेंटर पर बन रहा है। तो हमने वहां पर शो कर दिया v1 की डायरेक्शन और v2 की डायरेक्शन के बीच का एंगल डी थीटा ही होगा। अब आपको दो सिमिलर ट्राइंगल देखने हैं। सिमिलर ट्राइंगल काम हमारा 60% हो गया, डायग्राम ही इसमें मेन था। एक है OAB और दूसरा है PQR। ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। होता है क्या SAS, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है ना, दो साइड के रेशो सेम हो और बीच का एंगल बराबर हो। रेशो सेम हो, सिमिलरिटी बोल रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंसी नहीं बोल रहा हूँ। सिमिलर समझते हैं ना, कॉन्ग्रुएंट तो एक को हाइड कर लेता है दूसरा। ओके, तो देखिए सिमिलरिटी लिखने का मेथड तो आज की रिकॉर्डिंग आपको सेंड भी कर देंगे, डायग्राम पर फोकस करना, बाकी सब हो जाएगा। ट्रायंगल OAB, आप बोर तो नहीं हो रहे ना? परेशान हो गए? सही चल रहा है? टेस्ट होते ही दे सकते हो आप, है ना? मतलब ऐसा नहीं है कि सब साथ उठेंगे, आप दे सकते हो। ओके, तो टेस्ट होते ही बता देना। जैसे मैंने पेपर ऐसा बनाने की कोशिश की थी कि हम सब साथ ही चलेंगे शायद, या आप और टाइम लगा सकते हो। टाइम क्या हो गया? 43। हाँ, तो 20 मिनट्स तो आप बैठ सकते हैं, इससे ज्यादा बैठने भी नहीं देंगे। 1 आवर का कहा है ना, आई थिंक हो जाएगा। ओके, ट्रायंगल OAB और ये सिमिलर होगा। चलिए कोई सिमिलरिटी बता दो किसके। बताओ। ट्रायंगल OAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब करे तो इसको बंद कर देना, कट करना पड़ेगा। हाँ, PQR बोल रहे हैं आप कोई? PQR लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उस एंगल से स्टार्ट हो रहा है जहां पर डी थीटा है, तो यहाँ पर भी उस पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा, उस एंगल से जहां पर डी थीटा है। ठीक है, तो PQR लिख सकते हैं, PQR लिख सकते हैं, PRQ भी लिख सकते हैं। मैं PQR लिखता हूँ ऑर्डर में, PQR। SAS सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ये सिमिलर है। कैसे? इस साइड को देखें, OA रेडियस है और वहां पर PQ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ V1। देखिए, तो यहाँ R मैग्नीट्यूड ऑफ V1। अब वो सेम होगा किसके, यहाँ पर OB। तो OB कौन सी है, देख लो इन दोनों से, OB चलिए पहले मैं लिखता हूं OA अपॉन PQ। ठीक है, एक इक्वेशन। अब OB और वहां पर क्या लेंगे फिर, PR। ऐसे ही करते होंगे 10th में आप, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। और OB क्या है, OB तो इधर तो रेडियस ही है, उधर PR क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ V2। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ V1 मैग्नीट्यूड ऑफ V2 सेम होते हैं। इसका मतलब दो रेशो सेम है और इन दोनों के बीच में एंगल सेम है, तो सही बात है ना। बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो हमने ये सही लिखा है। लिख पहले दिया था आपको, क्लियर बाद में किया। 11 में आपको कोई सिमिलरिटी प्रूफ नहीं करनी है, आपको बस सीधा कहना होता है बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल OAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब ट्रायंगल सिमिलर है तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो आप ऐसा लिख सकते हैं,
सिमिलर ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रेशियो में होती है, तो यहां मैंने लिखा है OA अपॉन OA अपॉन PQ, AB अपॉन QR। OA कौन है? PQ कौन है? AB डिस्प्लेसमेंट है, स्ट्रेट है AB, कोई ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, आर्क वगैरह नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट। QR चेंज इन वेलोसिटी, QR क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ही लिखना पड़ेगा, लेंथ तो मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करती है। अब चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं आप? तो ds अपॉन r इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v1। ओके, अगर हम दोनों तरफ उस टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दें जितना टाइम पार्टिकल को A से B तक पहुंचने में लगता है, और वो टाइम इंटरवल भी बहुत बहुत स्मॉल होगा क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल, तो टाइम इंटरवल भी बहुत स्मॉल। लीनियर डिस्प्लेसमेंट समझ गए ना? A to B स्ट्रेट लाइन डॉटेड दिख रही है ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूं किससे? उस टाइम इंटरवल से जो लगा है कहां तक? A से B तक पहुंचने में। तो आप समझ गए होंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल देते हैं। रीजन, ये ऑलवेज सेंटर की तरफ होता है। जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी? एक्सेलरेशन। यहाँ मैं वेक्टर क्यों नहीं लगा रहा हूँ? मैग्नीट्यूड है सब कुछ, है ना। इसकी डायरेक्शन मैंने आपको डायग्राम में दिखाई है। डेल्टा वी की जो डायरेक्शन है ना, डीवी की, वही होती है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप समझ लेते हैं तो 6th चैप्टर में 5th चैप्टर में आपको सेंट्रीपिटल फोर्स खूब सुनना ही देगा। सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इनटू मास क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। जहां भी यूनिवर्स में सर्कुलर मोशन हो रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जरूर होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी जरूर होगा। ओके, तो इसको एंड कर सकते हैं आप। इंपॉर्टेंट काम तो हो गया। ds अपॉन dt क्या होगा? ds अपॉन dt क्या होगा? वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। हम मान लेते हैं डेल्टा v1, मैग्नीट्यूड ऑफ v1, मैग्नीट्यूड ऑफ v2 सब क्या है? v है। तो v क्या है? थैंक यू। तो v क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दिख रहा है ना। तो मैं मैग्नीट्यूड ऑफ v1 को v लिखूंगा, और ये जो ds अपॉन dt है ये भी हमारे लिए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो अब देखिए क्या मिलेगा आपको, v इंटू वी अपॉन आर। तो ये पहला वाला v किसके प्लेस पर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दूसरा वाला v मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। दोनों का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेम ही होगा। तो आपको कुछ आइडिया मिला? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v² अपॉन आर। एक रिजल्ट, दो और, टेंशन मत लो, है ना। 95% काम हो गया। आपको इस टॉपिक से पहले क्या करवाया था? घर पे सबको दिख रहा है? यस सर। आवाज एक बार आ जाए। ओके, मोहक, अच्छा यहाँ लिखा है, ठीक है दिख गया। v इक्वल टू ओमेगा आर। अगर हम इस रिजल्ट को यूज ले लें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक और रिजल्ट आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एंड आर। दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बट इन टर्म्स ऑफ v एंड r। डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल में डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स यूज आते हैं। एक तो ये है, और करके आप ऐसा भी लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर। हाँ ना बताओ, सही है क्या? उस रिजल्ट को यूज लिया है।
v इक्वल टू ओमेगा आर, v इक्वल टू ओमेगा आर को, सही है ना, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर आएगा ऊपर, एक आर कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर के प्लेस पर क्या आएगा वहां से, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, एक और बात शायद आपको पता है या नहीं है, 1/T होता है फ्रीक्वेंसी, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब टाइम पीरियड क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक रिवॉल्यूशन, एक ट्रिप, एक राउंड कंप्लीट करने का टाइम होता है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। जैसे अगर कोई पार्टिकल एक सेकंड में 5 राउंड कंप्लीट कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी हो गई 5 और टाइम पीरियड कितना हो गया 0.2 सेकंड। आप बताओ हाँ या ना। अगर एक सेकंड में 5 राउंड कंप्लीट कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी हो गई 5, तो कैपिटल टी टाइम पीरियड ऑफ वन ऑर्बिटिंग कितना हो जाएगा 0.2 सेकंड, नहीं 0.2 हो जाएगा ना 5 टाइम। तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना कम टाइम लग रहा है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है। 1 सेकंड में जितने ऑर्बिटिंग कंप्लीट कर लेता है वो होती है फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम इस बात को यूज लें तो आपको एक और रिजल्ट मिल सकता है, बस वो रिजल्ट देख लें। क्या, AC इक्वल टू हम लिखते हैं 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, एक मिनट, आर दिया ना नेम, थैंक यू। अब ये कैसे आया उसके बारे में सुन लो। तो कंप्लीट किए खुशवंत, ओके। ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, इस ओमेगा को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और एक्सप्लेन करें तो इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। अब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और आप सब जानते हैं एक साइकिल का पूरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 360 डिग्री बोले या 2 पाई रेडियन बोले, और कैपिटल टी होता है पूरा टाइम। तो एवरेज ओमेगा इंस्टेंटेनियस ओमेगा सेम होता है। तो इसका मतलब ओमेगा का एक नया रिजल्ट आपके सामने है। और 1/T को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ओमेगा का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। ओमेगा इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 पाई न्यू, कैपिटल टी 1/T फ्रीक्वेंसी होता है। तो मैंने इस ओमेगा के प्लेस पर 2 पाई न्यू पुट किया था, ये रिजल्ट मिल गया। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या डेराइव करते हैं, आपसे इन जनरल यही पूछेंगे एग्जाम में, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये लाना है आपको, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद b इक्वल टू ओमेगा आर से आप यहाँ पहुंच जाते हैं, और फिर ओमेगा 2 पाई न्यू होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, यहाँ पहुंच जाते हैं। एक आपके एग्जाम्पल है बुक में, तो आपको इन फॉर्मूलाज को भी यूज लेना पड़ता है उसमें एक्सेलरेशन पता करने। एग्जाम्पल है, आई थिंक लास्ट एग्जाम्पल है चैप्टर नंबर 4 का। हाँ भाई, अब कल की इंफॉर्मेशन कुछ सुन लो आप। चैप्टर नंबर 4 जो था ना, उसका लास्ट टॉपिक था, कुछ भी नहीं छोड़ा हमने। आपको संडे को एक तो मुझे डिफरेंशिएशन वाली क्लास लेनी है, और फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्लास में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करवाएंगे। एक्स्ट्रा आना पड़ेगा थोड़ा, उसका रीजन है कल हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6, 4th चैप्टर के बाद 6th पर आएंगे। उसकी रीजन है जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो भी अब आपके साथ ही पढ़ेंगे, कुछ घर पर कुछ यहाँ पर। तो अब आपको क्या क्या एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स और चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 कौन सा है, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के कुछ लॉज हैं। और चैप्टर नंबर 6 है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो हम कल स्टार्ट करेंगे थ्योरी पार्ट ऑफ वर्क,
पावर एनर्जी। और चैप्टर नंबर 4 की मैंने थ्योरी कंप्लीट बता दी है, आप नोट्स भी चेक करना, बना लेना। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको अलग से बुलाऊंगा, एक तो इस संडे को ही बड़ी क्लास ले लेंगे, और डिफरेंशिएशन वाला और वो कैलकुलस वाला है उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा बुलाऊं, ठीक है ना। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन देनी थी। ओके स्टूडेंट्स, तो रुकना है ना, आता हूं मैं। ओके, तो ऑनलाइन वाले लीव कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। Thank you, sir.